नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। दर्शकों, मैं अभी नोएडा में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, हालांकि किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है इनको, फिर भी मैं बता दूं, इनका नाम है अनूप खन्ना और लगातार 6-7 सालों से दादी की रसोई के संचालक हैं। लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और नोएडा में हर कोई इनसे वाकिफ़ है। आपको एक बात और बता दूँ, राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अनूप खन्ना जी के ऊपर बायोपिक बन रही है और उसमें लीड रोल में है शक्ति कपूर। सबसे पहले तो अनूप जी, आपका स्वागत है 10 न्यूज़ नेटवर्क में। नमस्कार जी। अनूप जी, कैसा लग रहा है बायोपिक बन रही है? देखिए, कोई भी नई चीज़ होती है तो अच्छा तो लगता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो अच्छाई इसमें निकल के आ रही है कि ये बायोपिक के माध्यम से अब बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे और शक्ति कपूर के जैसे फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे। और मेरे जो दिल की इच्छा है, देखिए, बायोपिक बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसका प्रचार होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने एसी रेस्टोरेंट खोला है 5 रुपये का, जिसमें टीवी लगा रखा है, एसी है, म्यूज़िक सिस्टम है, तो गरीबों का एक तरह से मैकडोनल्ड बनाया है। तो ये एक देश भर में इसका प्रचार होना चाहिए। अभी तक हम स्टॉल्स लगाते थे, स्टॉल जो थी वो 300-400 जगह पूरे देश में लगनी शुरू हुई। अब ये जो रेस्टोरेंट खोला है, इस तरह का प्रचार पूरे देश के अंदर का 3-4 हज़ार ब्रांचेज इसकी खुल जाएंगी, लोग प्रेरित होंगे बायोपिक का, तब मैं मानूंगा कि हाँ, ये सक्सेस हुई है हमारी बायोपिक। अच्छा, मैं पिक्चर की बात करूँ तो कौन कौन से एक्टर्स हैं, क्या क्या रोल रहेंगे, क्या क्या कहानियाँ रहेंगी, कुछ जानकारी अगर आपके पास? देखिए, स्टोरी तो लगभग वही है जो हमारी है और जहाँ आपने सारे वीडियोस में देखी है। लेकिन ये जब ये बायोपिक वगैरह बनती हैं या डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं तो इसे ड्रामेटिक रूप दे देते हैं ये लोग। तो नेचुरल है, उसमें कुछ उन्होंने एक स्क्रिप्ट है, उसके अंदर स्टोरी लाइन है और अपनी तरह से इम्प्रोवाइज करा है, इंटरेस्टिंग बनाई गई है। मतलब एक तरह से हिमालय मिर्च मसाला डाला गया है। हाँ, वो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, वरना आप इतने वीडियोस हैं तो ये भी एक वीडियो बन जाता। तो थोड़ा बहुत है उसके अंदर, लेकिन जो जिस्ट है, जो उसकी आत्मा है, वो उन्होंने बरकरार रखी है। अच्छा, ये पिक्चर की शुरुआत हुई कहाँ से? मतलब आपके पास किसकी कॉल आई, कैसे पता चला कि आपके ऊपर मूवी बन रही है कोई? मूवी के लिए तो बहुत लोगों ने मेरे से कहा था, मैंने कभी परमिशन ही नहीं दी इसकी मूवी की। डॉक्यूमेंट्री के जब सवाल आया तो मैंने कहा 2-4 बार ऐसा लगता है फ्रॉड कॉल्स भी हो सकती हैं, सब कुछ है। तो 2-4 बार के बाद में पता लगा कि वो सीरियसली इंटरेस्टेड थे इसके अंदर, उनके दिल के अंदर इच्छा थी कि हम इस तरह से करें। और सबसे बड़ी खासियत है कि शक्ति कपूर जी ने कभी आज तक बायोपिक में काम नहीं करा, ना डॉक्यूमेंट्री में काम करा। वो मेरे रोल से इतने ज़्यादा प्रेरित थे, उनका खुद का कहना था कि जब आपका रोल आया तो मुझे लगा कि मुझे इस काम को करना चाहिए। तो समाव जब सर्कमस्टांसेस बने तो नॉन प्रॉफिट की तरह से उन्होंने भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमने इसमें कोई पैसा नहीं लिया है, ना उनसे इस तरह की कोई बात हुई है। तो जब ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी, उनकी इंटेंशन भी ठीक है, हमारी इंटेंशन भी ठीक है, तो चलो इस काम को कर लेना चाहिए। तो बस शुरुआत हुई और उनकी तरफ से हुआ तो देखा, बहुत बड़ा सेटअप था और अच्छी तरह से 4-5 दिन लगा के। और शक्ति कपूर ने बहुत मेहनत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो 3-4 घंटे मेकअप करते थे और बहुत परेशान रहते थे, मेरे से तो मजाक में कहते थे, यार तेरे हेयर स्टाइल ने मुझे मार दिया यार। इतना टाइम में शूटिंग में लगा था, लेकिन तेरे 3-4 घंटे तुम्हारे चक्कर में यार। लेकिन जब तैयार होके आते थे, चश्मा शश्मा लगा के, बिल्कुल तो मेरी से अनूप खन्ना लगते थे बिल्कुल। अरे डिट्टो। कई बार तो लोग, मैं क्राउड में रहता था बिहाइंड द कैमरा, कुछ लोग उन्हीं को नमस्ते करके चले जाते थे, मतलब इतना रिजेम्बलेंस कर दी थी। फिर मुझे देखते थे, कह रहे खन्ना साहब आप यहाँ हैं, मैं तो उसको समझा वहाँ हैं आप। भाई भी समझ लेते होंगे कुछ लोग। तो शूटिंग में तो पता लग जाता है। बट हाँ, काफ़ी उन्होंने मेहनत करी। कई बार डायलॉग में बीच में होते थे, मुझसे कहते थे अगर ये डायलॉग आपको बोलना होगा तो खन्ना साहब आप कैसे बोलेंगे। देख के लगा कि जो आदमी 700-800 पिक्चरें कर चुका हो, उसके अंदर सीखने की अभी भी इतनी और परफेक्ट शॉट्स देने की कितनी तमन्ना रहती है। और अच्छा लगा। और शक्ति कपूर मजे हुए कलाकार हैं, मस्त है और पंजाबी भाई है और पंजाबी स्टाइल में सारा बात भी करता था पूरे। सारे पंजाबी वाले गुण भी हैं उसके अंदर। अच्छा, सीन कहाँ फिल्माए गए हैं इस पिक्चर के? कुछ दादी की रसोई पे भी शूट हुए हैं यहाँ पे? नहीं, दादी की रसोई में ही मैक्सिमम शूट हुई है, फिर पार्क्स में शूट हुए, फिर मेरे घर पे शूटिंग हुई इसकी, किस तरह से वो सारा उनका है, पूरा सेटअप हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, ये तो हो गई पिक्चर की बात। अब मुझे ये बताइए, जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि हाँ मुझे करना चाहिए और लगातार कर भी रहे हैं आप? देखिए, अपने अपने पैशन होते हैं। किसी को किसी चीज़ में मज़ा आता है, किसी को किसी चीज़ में। अब आपको इंटरव्यू लेने में मज़ा आता है, आप मीडिया लाइन के हैं। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इनको
देश में बहुत बड़ा आदमी बनने का मुझे कभी ऐसा शौक़ नहीं रहा। मुझे बस ये रहा, हाँ, जब बच्चे सेटल हो जाते हैं जीवन में, जो आपने अचीव करना चाहिए, क्या चाहिए यार, तुम भी क्या मांगते हो, आप क्या मांगते हो, एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए। आपकी उम्र में मैंने ये सब मांगा था भगवान से, एक गाड़ी हो जाए, 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए। और बुढ़ापे में ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, ईमानदारी की बात बताऊँ, पचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसके लिए कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहा हूँ। और कहीं मेरे दिल के अंदर ये भावना रही है, और जो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, शमशान में या कब्रिस्तान में कभी आप जाएंगे, जब आपकी शरीर जाए तो लेके तो कुछ नहीं जाते आप, जो आपने यहाँ से लिया है कम से कम उसे तो छोड़ के जाओ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं शमशान जाऊँ तो कम से कम वो तो आप लोगों को देके जाऊँ कि मैंने जो 60-70 साल जो यहाँ पर रह के जो सीखा है। वरना मेरे साथ तो वो सारे गुण भी चले गए ना, तो एक रिक्तता आ जाएगी समाज के अंदर। जो आपने समाज से लिया है, समाज को वापस करके फिर अपने गंगा नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हर एक से यही कहता हूँ कि पैसा कमाना एक लिमिट तक ठीक रहता है, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। मेरे बहुत करोड़ों में तो फैंस हो चुके हैं, कई मेरे पास आते हैं, बोले आपसे, आपके वीडियोस देख के हमें पैसा कमाने की इच्छा खत्म हो गई। मैंने कहा तुम्हारे बेटे कहते होंगे पापा देखते क्यों इनकी वीडियोस आप। फैक्ट है, आप एक उम्र के बाद में किसके लिए कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, जो भगवान ने दिया है उसी को एंजॉय करो आप। और जैसे मैंने बताया, जाने से पहले जो आपने यहाँ से अपना ज्ञान लिया है, वो ज्ञान जरूर वापस दो, छोड़ के जाइए। तो वही सब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं आपकी उम्र में मैंने तफरी नहीं करी, मस्ती नहीं करी, क्या नहीं करा, लेकिन जो चीज़ें मेरे को अच्छी चीज़ थी वो समाज को वापस करने का है। आप ऐसा कौन सा सोशल काम है जो आप सोच सकते हैं वो मैंने नोएडा में रह के नहीं करा, सब जानते हैं इस बात को। ये मेरा पैशन है, मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं ये सारे काम करता हूँ। जैसे कि अभी मेरी आपसे बात होती है, आपने बताया कि 21 अगस्त 2015 से शुरुआत हुई थी दादी की रसोई की, और समाज सेवा आप लगातार पहले से करते आ रहे हैं। उससे पहले किस किस तरीके की समाज सेवा करते थे आप? एक्चुअली मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज़ गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, विनोबा भावे, सैगल डिल्लन शाहनवाज जो यानी के फाउंडर मेंबर थे, सुभाष चंद्र बोस जी की सेवा, मतलब इन सब के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम सेल्फी का टाइम नहीं था, ऑटोग्राफ बुक थी, तो मेरे पास है वो ऑटोग्राफ बुक, बड़ी प्रेशियस है। और उनकी बड़ी प्रेरणा रहती थी, कभी भी कुछ होता था कहते मैं दुकान संभाल रहा हूँ, तू जा अपने कर। बस करते रहे। और एक भावना ये रहती थी, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ शुरू से अपने। मैं इसमें अपने हर एक से कहता हूँ कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उसके अंदर एक भावना होती है नेवर से डाई स्पिरिट। वो कभी कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा, हार उसे बर्दाश्त ही नहीं है। तो शायद यही भावना मेरे अंदर है कि कभी कुछ गलत होता तो मैं भिड़ जाता था, चाहे वो सीएमओ साहब का था, अपने ड्रग डिपार्टमेंट का था, कहीं भी। आपने हर चीज़ बड़ी स्मूथ देखी होगी नोएडा के अंदर जो हमने करी है। और दूसरा, ट्रांसपेरेंसी पे मैंने हमेशा ध्यान दिया है कि जो चीज़ हो दिल से करो, और उसमें लोगों को ये लगे कि जो ये कह रहा है वो कर रहा है। जैसे आप यहाँ आइए कभी भी दादी की रसोई में, जो हम कह रहे हैं, हम रसगुल्ले बांट रहे हैं, पेड़े बांट रहे हैं, रोटी बांट रहे हैं, मैं अंदर बैठूंगा, आप देखिए कभी भी 12 से 2 के बीच में हर चीज़ हर बार मिलेगी। रोटी कहते हैं तो रोटी भी मिल रही है, सब तो ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम होते हैं। अगर आप दिल से कोई काम कर रहे हैं ना, देने वालों की बहुत लंबी लाइन है, लेने वाले हैं कहाँ। ट्रांसपेरेंसी रखिए और इस तरह के काम करिए, दिल से काम करिए और पैशन के साथ में काम करेंगे, सक्सेस हमेशा मिलेगी। चलिए, ये तो हो गई आपकी दादी की रसोई की बात, पिक्चर की बात। अब मैं जानना चाहूँगा, कौन है अनूप खन्ना, कहाँ से शिक्षा हुई है, कहाँ पैदाइश है? मुरादाबाद के रहने वाले हैं हम लोग, और मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो जगह जगह मेरी शिक्षा हुई है। जैसे रुड़की में मेरी स्कूलिंग हुई, जैन स्कूल के अंदर मैं पढ़ा, तो वहाँ से भी कुछ गुण वहाँ से आए मेरे अंदर। उसके बाद में फिर मेरठ पापा का ट्रांसफ़र हुआ, फिर हम डाकपत्थर देहरादून में एक जगह है विकास नगर के पास, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई, वहाँ से मैंने इंटर करा। उसके बाद में बीएससी मैंने मुरादाबाद से करी है। तो ये पूरा का पूरा जगह जगह का, देहरादून का कल्चर भी है, गढ़वाल का कल्चर भी है मेरे अंदर काफ़ी है। जैसे मैंने बताया, जैन स्कूल के अंदर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मुरादाबाद चूँकि अपना होम टाउन है, तो वहाँ के तो सारे गुण अपने अंदर आ ही गए। तो अभी भी जाते हैं मुरादाबाद कभी? मुरादाबाद, हाँ बिल्कुल। अभी जब मुझे केबीसी से बुलाया गया था, वहाँ खत्री समाज ने बहुत बड़ा प्रोग्राम करा था, और वहाँ पे संतोष नारायण मेहरोत्रा जी और धवन साहब वगैरह सब ने बहुत अच्छी तरह से, संजय मेहरोत्रा वगैरह काफ़ी लोग हैं वहाँ पे जो खत्रियों के, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम करके मुझे सम्मानित करा था। तो बस ठीक है, पुराने यार दोस्त सारे सबने, जब ऐसे लोग मिलते हैं और आपको प्रेरणा देते हैं ना, तो एक लगता है कि आपके
बॉडी के अंदर सीएनजी डाल दी, अब दोबारा से मेहनत करने के लिए चलो। तो ये बायोपिक हो गई, या राष्ट्रपति जी ने मिलाया, या केबीसी में। अच्छा, एक बार मुझे राष्ट्रपति जी वाला सम्मान बताइए, वो कैसे पता चला आपको, क्या लग रहा था, कैसा फील हो रहा था कि राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिलने वाला है? नहीं, उसमें राष्ट्रपति भवन हमें 4-5 बार पहले बुलाया जा चुका था। ये सॉर्ट आउट करे गए थे। एक्चुअली महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर पूरे देश से, हर फील्ड से लोग बुलाए गए थे। स्पोर्ट्समैन भी बुलाए गए थे, शूटर्स भी थे, पहलवान थे, जो टॉप मोस्ट थे उनको। तो जो खाने वाली कैटेगरी थी उसमें से मुझे इनवाइट करा गया था। ऑल इंडिया में से, मतलब ऑल ओवर इंडिया से बुलाए गए थे, अलग अलग उसमें। तो उसमें वहाँ पर राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छी चीज़ लगी कि राष्ट्रपति जी ने जिस तरह से हमारा हौसला बढ़ाया। मैं हमेशा मानता हूँ कि जितने बड़े पोस्ट पर होते हैं, बहुत वो ऐसे ही नहीं पहुँच जाते, उनके अंदर बहुत कुछ खासियत होती हैं। और जिस तरह से उन्होंने हमसे बातचीत करी, सब हम बहुत डर रहे थे कि राष्ट्रपति जी के साथ बात करने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या कुछ नहीं लगा। और बड़े प्यार से उन्होंने बहुत मतलब वहाँ से आने के बाद में मेरे में दुगनी प्रेरणा थी, दुगना उत्साह था कि मुझे अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि जब आपके कंधे पे राष्ट्रपति जी का हाथ आ जाए तो लगता है कि अब मेरे को गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो एक भावना हो जाती है और फिर लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसे दुगनी शक्ति से करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए, जब मेरी से इतनी उम्मीदें हैं लोगों को। तो बस यही भावना रहती है और उस दिन के बाद से हम बड़ा तन मन धन लगा रखा है इसके अंदर। कोरोना महामारी का समय था, पूरा देश जूझ रहा था, क्या क्या समस्याएं रही उस समय दादी की रसोई को? हाँ, 21 मार्च को जैसे ही घोषणा हुई थी तो सडनली बंद करना पड़ा था हमें भी। फिर राशन हमारे पास बहुत पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि जितना राशन है ये चूहे वूहे खा जाएंगे, ख़राब जाएगा। तो चूँकि मैं केमिस्ट एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ, तो हमारे पासेस बन गए थे सबके। तो हमने सारा स्टाफ बुलाना शुरू करा। तो 3 किलो आटा, आधा किलो दाल, आधा किलो चावल के पैकेट बनवा लिए। 100-150 पैकेट बने, वो हमने झुग्गियों में जाके बांटने शुरू करे। एक सैनिटाइजिंग की मशीन थी मेरे पास में, तो पहले सैनिटाइज करते थे झुग्गियाँ वगैरह, और उसके बाद में अच्छा, वो किस्सा और बता दीजिए, सैनिटाइज मशीन का आपने जुगाड़ कहाँ से किया था? जैसे ही पता लगा तो ये लॉकअप में भाई सैनिटाइज करना सारे अखबारों में आ रहा था, सब में हो रहा था। तो कोई कह रहा था कोलिन की शीशी में कर लो, इसमें कर लो, उसमें। तो मेरा एक अब अनूप जी का टारगेट हमेशा बड़ा होता है। ये मच्छर भगाने के लिए हमने फॉगिंग मशीन ली थी एक से। तो वो बंदा इन्हीं चीज़ों में डील करता है, उसकी फैक्ट्री है यहाँ पर सेक्टर 6 में। तो बंदे को मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे है। तो बोले भाई साहब लॉकडाउन पैकडाउन है, मैं कैसे, फैक्ट्री में मेरे पास पड़ी है सैनिटाइजिंग मशीन। मैंने कहा मेरे पास है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे गाड़ी में लूँगा, फैक्ट्री की चाबी ले, मुझे भी निकाल के दे। तो उसको मैंने बैठाया, गाड़ी में जाके फैक्ट्री खुलवाई, सैनिटाइजिंग की मशीन ली। मैंने कहा इस समय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो 1 हफ्ते में मेरे पास ये आ चुकी थी इस तरह से। मैंने बताया ना, जब पैशन होता है ना किसी चीज़ को करने का, वो मेरे लिए बड़ी काम की चीज़ थी। मैं गाड़ी में रखता था उसे, और जब हम किसी झुग्गी में भी जा रहे होते थे, रास्ते में पुलिस बैरियर्स पड़ते थे, वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे, सब कुछ थे, और वहाँ तक ये चीज़ें नहीं थी। तो हम हर पुलिस बैरियर पे रुक के सैनिटाइज़ करते थे उनकी सारी सीट्स वगैरह फिर। तो उनसे भी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी आते थे तो बड़े खुश होते थे। हमारा क्या जाता है, पूरा टैंक भरा हुआ था, उसके अंदर सैनिटाइज़र डालना, अपने आगे काम चल रहा। तो झुग्गियों को भी करते थे, सबको ये बांटना शुरू करा। जैसे ही फेसबुक पे मैंने अपडेट करा, अगले दिन से ही लोगों ने, किसी ने 10 कट्टे चावल, किसी ने 5 कट्टे आटा। आप विश्वास नहीं करेंगे, माननीय विधायक पंकज सिंह जी ने 25-25 कट्टे आटे और चावल के भिजवाए। मैंने विधायक जी से कहा भी, मैंने कहा, बोले नहीं आपके पास से सही जगह बैठ रहे हैं, हमें विश्वास है। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास होता है कि उन्होंने भी इस तरह से हमें सपोर्ट करा। तो इतना सामान आया कि फिर पूरे कोरोना काल हम लोग बांटते रहे। बड़ा डर लगता था, लोगों ने मेरे से कहा भी कि साहब ओल्ड एज है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तब मोदी जी ने घोषणा करी थी 65 साल के ऊपर के लोग नहीं निकलेंगे। मैंने कहा मैं 65 का नहीं हुआ, इसलिए मैं निकल सकता हूँ। आप तो आज भी जवान हैं। दिल से रहना चाहिए। आप अपने को जितना जवान समझेंगे उतने ही जवान रहेंगे। तो पंजाबी तो कभी बूढ़े नहीं होते। ये बड़प्पन है आपका। पंजाबी हमेशा मस्त रहता है, इसलिए आपको बुढ़ा नहीं लगता। दिक्कतें सबके, वो एक गाना है ना, पंजाबी यदि बैटरी चार्ज रहती है। तो पंजाबियों की बैटरी हर उम्र में चार्ज रहती है। हर उम्र में चार्ज रहती है। देखिए मस्त रहना चाहिए, मैं आपसे भी कहता हूँ। दिक्कतें आपके सामने भी हैं, मेरे सामने भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन सॉल्यूशन आप ही को ढूंढना है। तो किसके सामने अपनी दिक्कत कह के क्या कहना, मस्त रहो अपने। तो आपने हमेशा मुझे मस्ती देखा है। अच्छा अनूप जी, एक वाक्य जानना चाहूँगा, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत लोग हमारी टांग खींचते हैं,
हर किसी की लाइफ में कैसा मोमेंट आता है कि जहाँ हम अपने आप को बहुत डाउन समझ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो कोई ऐसा वाक्य बताइए हमें, कुछ ऐसा हुआ हो आपकी ज़िंदगी में? जब शुरुआत करी थी तो सबने यही कहा था, बोले नौटंकी कर रहा है, हफ्ता भर है अखबार में छपने के लिए कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमाका कर रहा है, लेकिन कहते हैं। लेकिन आपको अर्जुन की तरह से ना सिर्फ चिड़िया की आंख पे नज़र रखनी होती है, बस वहीं देखते रहो तो अपने। अब घोड़ा होता है ना जो टांगे वाला, उसके यूँ कर देते हैं उसके दो कि भाई तुझे रोड ही दिखनी चाहिए, इधर उधर दिखेगा तो फिर। तो मैं तो वही टांगे का घोड़ा बन के अपने दोनों तरफ वो लगा लिया और सिर्फ टारगेट पे ध्यान रखा। बहुत कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था, काम पे कंसंट्रेट करा। 1-1.5 साल किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, सब देखते रहे। अच्छा, पहले कितने लोग आते थे जब इस शुरू हुई थी? देखिए 300-400 आदमी तो पहले दिन से ही था, मतलब पहले दिन जब मुहूर्त हुआ तब भी 150-200 आदमी था। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को पता लगना शुरू हुआ, क्योंकि 5 रुपये एक ऐसी सस्ती सी चीज़ थी कि कोई भी, जब चाय भी नहीं मिल रही है तो आदमी कहता है चलो खा के देखो। और खाना देसी घी का, बासमती चावल, बड़ी से बढ़िया चीज़ें दे रहे थे, तो लोग तो जुड़ते चले गए इसमें। लोग दादी की रसोई का ध्यान कहाँ से आया कि दादी का रसोई ही नाम रखना है, दादी की रसोई? दादी की रसोई एक्चुअली क्या था कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे तो मम्मी की इच्छा थी कि मैं आजकल कम खा रही हूँ, मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो। तो मेरी बेटी ने कहा, बेटी कहने लगी पापा दादी की इच्छा है, दादी की रसोई क्यों नहीं शुरू करते? सेम डायलॉग, मतलब हमने कहा दादी की रसोई, नाम इतना अपीलिंग था, हमने कहा चलो बच्चे दादी की रसोई शुरू करते हैं। बस नाम भी पड़ गया, सब कुछ हो गया। 21 अगस्त मेरा जन्मदिन होता है, तो मम्मी ने कहा तुम्हारा 21 अगस्त जन्मदिन है, उसी दिन शुरू कर दो। तो हफ्ते 10 दिन पहले की बात है ये सारी। तो 21 अगस्त को शुरू कर दिया भगवान का नाम लेके, आज तक चल रहा है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने कई बार देखा है, जैसे मेरे जैसे कोई यूथ हैं, एनजीओ की शुरुआत करते हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विफलता सामने आ जाती है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूथ है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है? ना, यूथ को मैं बिल्कुल मना करता हूँ। किसी भी यूथ को समाज सेवा करनी ही नहीं चाहिए। कंपटीशन इतना टफ है, आपको पहले कैरियर बनाना है, अपनी शादी करनी है, अपने माँ बाप को देखना है, फिर अपने बच्चे भी देखने हैं आपने, उनको सेटल करना है, दुकान मकान सब कुछ, बुढ़ापे का भी इंतजाम करना है। और आप कह रहे हैं मैं समाज सेवा करूँगा। समाज सेवा भरपेट आदमी करे। वो जब मैं, अगर मेरा एग्जांपल लेते हैं, मेरा बेटा हांगकांग में सेटल्ड है, बेटी मेरी हैदराबाद, दोनों की शादी कर दी, अपने घर का मकान है, एक दुकान है, वहाँ से किराए पर आया जाता है। मैं कर रहा हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेकेंड इनिंग में मैं बिल्कुल, पहली इनिंग में आपकी उम्र में इतनी मेहनत करी है यार, इतनी मेहनत करी है, 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये के चेक बाउंस होते थे। आज मैं सोचता हूँ कि मैंने पता नहीं कैसे वो बच्चों की फ़ीस दे पाया, मैं सब कुछ कर पाया। टूटा सा स्कूटर होता था, ये सारी चीज़ें करी हैं हमने भी। लेकिन सेकेंड इनिंग में अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैं मस्ती के साथ काम कर सकता हूँ। तो यूथ कभी ना करे, क्योंकि करोगे तो, कहना बिल गेट्स का, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा ज़रूर कमा लो, बिकॉज मनी इज़ एवरीथिंग। अगर पैसा है तो दुनिया पूछती है, वरना कोई नहीं पूछता। तो जवानी में अगर आप ये काम कर रहे हैं, दुनिया के सामने पैसे मांगने जाएंगे तो अच्छा नहीं रहता। तो दर्शकों देखिए, अनूप जी ने कितनी अच्छी बात कही है। जितने भी नौजवान हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान दें। अब जैसे अनूप जी बिल्कुल सफल हो गए हैं, बिल्कुल ज़िंदगी में बेटे बेटों की शादी हो गई है, अब समाज की सेवा कर रहे हैं, तो सभी नौजवान तभी सेवा करें। बाकी कहानी के लिए आप देखते रहिए 10 न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ शुभम शर्मा।